अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इख्तिलाफात को जल्द खत्म होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत ने फैसला ही देना था तो कुछ और इंतजार कर लेते। फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ न होना चाहिए और न है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई का कहना है कि कोई डील नहीं, 2 निकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, दरखास्तें इल्तिवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि मुज़ाकरात को लेकर पुरुमीद हैं। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। उनका रवैया ऐसा है तो फिर मुज़ाकरात का ड्रामा छोड़ें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कहा जाता है कि वो मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, लेकिन ये लोग खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या ऐसे रवैये में मुज़ाकरात का अमल आगे चल सकता है? ये लोग कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं हैं। आज ये लोग बताएं कि मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हो गए। इन्होंने कहा कि ये कहते थे कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं, कैसे उनसे मुज़ाकरात करें। उनके ख्याल में जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे ही मुज़ाकरात कर लें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। असद कैसर का कहना था कि मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ की बातों पर अफसोस है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात कराने के वादे के बाद हुकूमत की जानिब से अब बहाने किए जा रहे हैं। न किसी खौफ में मुब्तला हैं, न किसी से डर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। पीटीआई के लीडर्स और अहम हुकूमती शख्सियात के मौक़िफ़ को सामने रखें तो मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल के बारे में क्या कहा जा सकता है। बैरिस्टर गौहर डील ना होने की बात करके क्यों पाकिस्तान की तारीख को झुटला रहे हैं? इसी तरह ख्वाजा आसिफ क्यों मुज़ाकरात को ड्रामा करार दे रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे, सवाल आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। इमरान खान ने कहा कोई डील नहीं। बैरिस्टर गौहर, क्या पाकिस्तान में डील के बगैर कोई मुज़ाकरात मुमकिन हो सकते हैं? रज़ा रूमी साहब, हमारी एक तारीख है, डील नहीं तो क्या मुज़ाकरात मुमकिन है? सवाल यह है कि अगर कोई डील नहीं है तो क्या फिर मुज़ाकरात भी नहीं है, या फिर डील है तो मुज़ाकरात हैं? बहुत शुक्रिया आयशा, आपने बेहतरीन इब्तिदाइया दिया। और यकीनन मुज़ाकरात के हवाले से हमारी एक तारीख़ है पाकिस्तान में। कभी वो कामयाब हुए, कभी वो नाकाम हो गए, कभी वो कामयाब होते होते नाकाम हो गए। तो ये वाले मुज़ाकरात भी देखिए एक नए बाब का आगाज़ तो हुआ है। जैसे आपने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो हुकूमत से और सियासी जो पार्टीज़ हैं उनसे तो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन ये खुशाइंद बात है कि मुज़ाकरात शुरू हुए। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ पोलराइजेशन और गैर जमहूरी रवैयों की वजह से मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम और समझौतों को एक बुरा नाम दे दिया गया है। कभी उसको डील बनाया जाता है, कभी उसको NRO कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। यकीन जानिए दुनिया में कोई जमहूरियत जो है वो निगोसिएशन, कॉम्प्रोमाइज़ और बारगेन के बगैर नहीं चल पाती। तो पाकिस्तान की जमहूरियत कैसे आगे बढ़ेगी अगर यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ कुछ दो की बुनियाद के ऊपर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की एक तल्ख तारीख है। यहाँ पर जो है आधा जो मुल्क की तारीख है वो बराह रास्त मार्शल लॉ में गुजरी है, और बकाया का आपको पता ही है मुख्तलिफ तरह के हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं। लेकिन बिल आखिर ये सियासी कुव्वतें ही हैं जिन्होंने मुल्क को इस गर्दाब से निकालना है। इसलिए अगर कोई डील होती है तो क्या उसमें मज़ायका है? क्या पाकिस्तान को इसी स्टेलमेट, इसी बेयकीनी की कैफियत में रहना चाहिए? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल, इसके नौजवानों का मुस्तकबिल इस वक्त ख़तरे में है, क्योंकि एक पार्टी वो है जो समझती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, बाकी पार्टीज जो है वो उसको जगह देने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो लग रहा है कि टेबल पर आ गई हैं, तो बिल्कुल उनको पीटीआई को जगह देनी होगी, उसके बानी चेयरमैन को भी जो है जगह देनी होगी। उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पसंद हो या ना पसंद हो, और यकीनन उस पर बहुत तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन वो बिलाखिर एक अवामी और मकबूल जमात है। इस वक्त पाकिस्तान के
अगर आप वोटों का शुमार देख लीजिए, सीट्स भी देख लीजिए उनके, वो तो मानते नहीं है इंतखाबात के रिजल्ट्स को, लेकिन अगर आप उनको भी देख लीजिए तो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम ने उनका साथ दिया है। इसलिए जमहूरी रवैया इस चीज का मतकाजी है कि उनको वो स्पेस मिले इस सिस्टम के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम पीटीआई को भी ये समझना होगा कि वो रियासत के साथ जो टकराव की पॉलिसी है वो नहीं पायदार या आगे नहीं चल सकती। उनको भी एक वो रवैया इख्तियार करना होगा जिससे कि मुल्क में कुछ सर्टेनिटी आए और कुछ आगे बढ़े ये सिस्टम, ना कि ये स्टेलमेट का शिकार होकर एक जमूद तारी हो जाए। और फिर आपको पता है जब ऐसे मुख्तसर कहिएगा कि क्या आगे बढ़ने में रुकावट नजर आ रही है? मेज पर तो बैठ रहे हैं मगर जिस तरह की गुफ्तगू और एक दूसरे पर इल्जामात दोनों तरफ से सियासी लीडर्स लगा रहे हैं और दोनों ही कह रहे हैं हमारी तो जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है, वो कह रहे हैं आपकी जरूरत है। रुकावट क्या है? जहनी तौर पर रुकावट है? सियासतदान है, सबके सब पार्लियामेंट में बैठे हैं। देखिए, रुकावट का मसला यह है कि मेरे ख्याल से सियासतदानों से ज्यादा यह है कि जो मुक्तदरा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, रुकावट वहां पर आ रही है। उनके दरमियान जो है इतना मिसट्रस्ट हो चुका है, खलीज जो है एतमाद की वो इतनी वसी हुई है पिछले 1.5-2 साल में कि उसको पुर करने में वक्त लगेगा, लेकिन ये हो जाता है। आपने देखा है माजी में इस तरह हुआ है। माजी में सब बड़ी पार्टियां, बड़े सियासतदान जो एक जमाने में लगता था कि कभी उनकी मामलात ठीक नहीं होंगे, वो हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अफाम व तफहीम और किसी लेवल पर एक समझौता करना पड़ता है। और देखिए, खान साहब तो माहिर है यू टर्न्स के, तो थोड़ा सा यू टर्न ले लें मुल्क की खातिर और थोड़े से दूसरी साइड भी ले ले, लचक दिखाए तो क्यों नहीं। ये बात बिल्कुल नतीजा हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आयशा शायद अभी नहीं होगी, अगर आप एक क्लियर कट आंसर चाहती हैं। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, अगर एक स्टेलमेट की पोजीशन है, गैर यकीनी की कैफियत से निकलना है तो कैसे निकला जाए? मेज पर तो बैठ रहे हैं मगर ट्रस्ट मौजूद नहीं है। ये तस्लीम करना कि हम बात कर रहे हैं, बात तो गिव एंड टेक ही होता है, और अगर कोई डील या कुछ लेन देन भी हो रहा है तो इसमें क्या मजायका है? माजी तो भरा हुआ है ऐसी बातों से। देखें आयशा, मैं थोड़ा लफ्ज़ शनास आदमी हूँ। डील के बगैर तो जिंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। खालिक और मखलूक के दरमियान ये जो खेल है जिंदगी का, इंसानी जिंदगी का, दिस इन इटसेल्फ इज अ डील। दोस्ती, दुश्मनी, मोहब्बत, नफरत, मुलाजमत, तिजारत, शादी ब्याह, ये सब डील्स ही तो हैं। वेरी वेल। अगली बात सुनो, ये निकाह का हम लफ्ज बोलते हैं चूंकि हम जाहिल हैं। ये बहुत बेहुदा लफ्ज है। लफ्ज है अक्दे निकाह। तफसील में मैं नहीं जाता। निकाह का अक्द वो क्या है? डील है। और सियासत इंसानी जिंदगी में सुपर डील की हैसियत रखती है, चूंकि इसके नतीजे में इक्तदार मिलता है या गुम होता है। वोटर का वोट क्या है? ये इट्स अ डील। डील्स एक तरफा नहीं होती। डील नाम है एक ऐसे अरेंजमेंट का जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। अभी रजा साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, मेरा ख्याल है गिव एंड टेक। या व्हाट इज गिव एंड टेक? डील तो आपने इतनी खूबसूरत वो पहनी हुई है जैकेट सी, डील ही किया होगा। और क्या है जिंदगी? डील के ना, जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है, सौदा है, डूज एंड डोंट्स हैं। जिंदगी डील के अलावा नहीं। सो अगर कोई करता तो हसन साहब फिर तस्लीम करने में क्या आर है? क्यों इतनी रेजिस्टेंस है कि कोई डील जी कहें हाँ कॉम्प्रोमाइज होगा, बातचीत होगी, गिव एंड टेक होगा, झिझक क्या है? उसकी वजह है आयशा, उसकी वजह है यार प्लीज, वो ये कि हम लोग लफ्ज शनास नहीं है, हमें लफ्जों की शनाख्त नहीं है, पहचान नहीं है। सही। हम उनकी रूह से वाकिफ नहीं होते, दुरुस्त, और उनको रगेदते रहते हैं। बस ठीक, डील करें। ये मुल्क भी तो एक डील के नतीजे में बना है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हाँ? इफ्तिखार साहब ऊपर भी एक्सप्लेन किया, रजा रूमी साहब ने भी नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज, बारगेन, अंडरस्टैंडिंग, गिव एंड टेक। अभी हसन निसार साहब भी कह रहे हैं कि जिंदगी तो चलती है ऐसे, मगर ये जो झिझक और एक हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि हम मेज पर किसी के साथ बैठ रहे हैं,
तो जाहिर बात है कोई लेन देन, कोई बातचीत तो होगी ना कि आप यहाँ तक जाएंगे तो हम भी इतना सफर करेंगे, फिर हम आगे इकट्ठे चलेंगे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि कोई बातचीत हो रही, तो फिर बैठे ही नहीं है, इसका मतलब है फिर तो कोई गुफ्तगू भी नहीं हो रही, इसका मतलब है किसी तरह के कोई मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, सियासतदान कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या एक दूसरे के साथ संजीदा नहीं है दोनों साइड ही? सियासतदानों में एक आदमी ने कहा ना कि डील नहीं हो रही, तो मैं तो हसन निसार का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने तो इस लफ्ज़ के जो माने हमें बताए हैं और सारी कौम को समझ आ गई होगी कि डील का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इसका मतलब क्या है। कौन कह रहा है कि इमरान खान ने कहा कोई डील नहीं, कौन इनकार कर रहा है हकीकतों से, कौन इनकार कर रहा है आगे जाने से, कौन इनकार कर रहा है मुल्क में बेहतरी के रास्ते को अपनाने से? क्यों कर रहे हैं ये उनसे पूछे ना। नहीं, कौन तो हमें पता है वो कह रहे हैं, पर क्यों कह रहे हैं सवाल? कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो आपको पॉलिटिकल एनालिसिस पे कह रही हूं कि क्यों कह रहे हैं। मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस मोहतरमा ये है कि वो चाहते हैं इलेक्शन फौरन हो, इलेक्शन फौरन कोई नहीं होने। उन्होंने कहा 4 माह में हम मैंडेट की बात करें। अब आपने मुझसे कहा, मुझे बोलने दीजिए। यहाँ आप सारा, एक तो आप सारा अपना इंट्रो में हर चीज शामिल कर लेती हैं, तो कुछ और हमारे लिए कुछ हेडर नहीं देती अगर हम बोलते हैं तो फिर आप प्लीज मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ। कीजिए। जो हसन निसार ने कहा बहुत खूबसूरत अंदाज में इमरान खान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। इसका मतलब है इमरान खान के मौक़िफ़ में कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, हकीकत नहीं है। जब कुव्वत, ताकत और हकीकत नहीं होगा तो उसके नताइज भी अच्छे नहीं होंगे। वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकते फिल वक्त, क्योंकि हम इक़्तिसादी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हम एक ऐसा अमल अख्तियार नहीं कर सकते कि जिसमें ये तमाम का तमाम जो अब तक हासिल किया है ये ज़ाया हो जाए। और मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, हालात मुल्क में अच्छे नहीं हैं इक़्तिसादी तौर पे भी। हमारी 2 अहम फसलें बहुत ख़तरा है उनके बारे में, गन्ने के बारे में और चावल के बारे में। जब इन फसलों के बारे में हमारे ख़तरात हैं, हमारे इक़्तिसादी सूरत हाल अच्छी नहीं है, वहाँ पे इस किस्म का मुतालबा करना कि इलेक्शन करवाओ, हम नहीं मानते जो नताइज हुए हैं। और ये बात उन्होंने आज 5-6-7 हफ्तों के बाद आज दोबारा इलेक्शन फार्म 45-46 को काफ़ी दिनों के बाद सेनेट में लाए। आज जो सेनेट में हुआ है ये भी काफ़ी दिनों के बाद हुआ है, कौमी असेंबली में भी हुआ है। तो ये सब कुछ सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। तो सोचना ये है कि कौन इंस्टिगेट कर रहा है। मसला कि मैं आपसे डील करना भी चाहता हूँ तो आप मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहेंगे मुसलसल, तो फिर अना का मसला आएगा, तो फिर रुकावट पैदा होगी। तो जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं वो भी तो सोचें कि जो ट्विटर पे जो उनकी मर्जी आती है वो बयान जारी कर देते हैं, और जो जो लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल करते हैं वो क्या वो लफ्ज़ लोगों के तक नहीं पहुँचते, और जिनसे वो बात करना चाह रहे हैं क्या वो उन तक नहीं पहुँचते? भाई उन्होंने तो खुली तौर पे दावत दी है, आइए तशरीफ़ लाइए हमारे से बात करें तहरीरी तौर पे। पहले रजिस्ट किया गया हम तहरीर नहीं देंगे, अब कहते हैं हम तहरीर देंगे। कब तहरीर देंगे कोई बात नहीं कर रहा। और इस सारे मामले को में अगले फरीक को जिज करने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसके नतीजे में ये मुज़ाकरात होते हुए मुझे नजर नहीं आते। ख्वाजा आसिफ पहले ड्रामा कह रहे हैं, जब आप अपनी ओपोजिशन को कह रहे हैं ड्रामा नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल फोर्स के बारे में ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फोर्स के बिल्कुल सही कहा हमारे एक दोस्त ने, पॉलिटिकल फोर्स होती है, उनको लोगों ने वोट दिया है। अब वो खुद खराबी पैदा करना चाहें, हर 4 दिन के बाद एक नई सिचुएशन क्रिएट कर दें, उस सिचुएशन को का मुकाबला तो फिर ये होगा कि अगला जो फरीक है उसका जवाब देगा। ये नहीं कि अगला फरीक है ये आइए मेरे घर खाना खाने के लिए और फिर आप शराइ देते हैं कि खाने के अंदर मिर्चें कम होंगी, मिर्चें तेज़ होंगी, तो फिर दावत देने वाले को सोचना पड़ता है कि यार मैं इसको दावत क्या दे बैठा हूँ, अब इसकी हर शर्त मानता जाऊँ। तो जो दावत दे बैठे हैं वो हर शर्त नहीं मान सकते, और उसमें ये शर्त भी है उनकी कि इलेक्शन करवाए जाएँ। हम इन इलेक्शनों को नहीं मानते, हम फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन 3 महीने के अंदर कराएं। एक बात, और ये जो 4 महीने वाला फिक्र आपने अपने इंट्रो में इस्तेमाल किया, ये भी बड़ा अहम है। क्या कौन से 4 महीने? ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा है। कौन से 4 महीने? किस चीज़ के लिए 4 महीने? अदालतों में केसेस हैं, आपने जो पटिशन्स की हुई हैं अदालतों में, अदालतों ने फैसला करना है। तो खुदा के लिए
आप संजीदगी की तरफ आएँ। आप चाहते हैं फौज से बात करना, आपने खुल के कहा, आई अप्रिशिएट आपके इस बात को, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में एक सियासी धड़ा ऐसा है जो सिर्फ फौज से बात करना चाहता है। अब अपने में तब्दीली ला रहा है, चलें, लेकिन तब्दीली लाते लाते फिर वो फौज की तरफ देखने शुरू कर देता है। संजीदगी के बगैर डायलॉग नहीं हो सकता, और डायलॉग में गिव एंड टेक होता है। कि मेरे दोनों दोस्तों का कहना है, ये दोनों दोस्त जिन्होंने मेरी बात की है मुझसे ज़्यादा दानश्वर हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, और उन्होंने मुझसे बेहतर तारीख पढ़ी है जो होती है पॉलिटिक्स की। उनका मुतालबा ठीक है, गिव एंड टेक होगा। ये कहें हमारी सारी बातें मानी जाएं। और देखें ना, मुझे हैरानगी हुई कल से देख के, फिर तस्वीरें आ गई। भाई तस्वीरों के बगैर भी तो गुजारा हो रहा था। सर उनके एहतजाज का तरीका है, उनकी मर्जी है। अच्छा, उनके एहतजाज का तरीका है। वजीर आज़म ने भी एक तरीका बताया था, वो भी इख्तियार कर रहे हैं वो असेंबली में। वो नहीं, वो मेरे ख्याल उनके होंठों से वो लफ्ज प्रॉपर्ली अदा नहीं हो पा रहे। तो वजीर आज़म से सीख लें। नहीं, उन्होंने एक ने कहा, मतलब पार्लियामेंट में यही ट्रेनिंग रह गई देने वाली। ठीक हो गया, मैं बस कर बात पार्लियामेंट की ट्रेनिंग की नहीं, इसे सीरियस मैटर। मैं भी कह रही हूँ सीरियस मैटर है, जिस तरह वजीर आज़म ने कहा वो वैसे ही खराब कर रहे हैं। अब अच्छा चले, वो खुद खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया। उनको डर है कि कहीं हुकूमत न ये कह दे कि आओ लाओ तहरीरी तौर पे, तुम चाहते क्यों जो तहरीरी तौर पे लाएंगे, ये जरूरी नहीं कि हुकूमत। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है, उनको डर है, वाकई उनको डर है। क्या हुकूमत ने ऑपोजिशन के मुतालबे पर जो दावत दे दी आए बैठे हैं, क्या अब हुकूमत पछता रही है? शहजाद साहब, मैं सवाल कर रही हूँ, आपने कुछ नहीं कहा है, मैं सवाल कर रही हूँ। क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो मुज़ाकरात को ड्रामा करार दे रहे हैं, वो महल्लाती साजिशों को बहुत अच्छे से जानते हैं? कॉल्स कर कर अपनी सीट बचाने वाले ख्वाजा आसिफ साहब मुज़ाकरात को ड्रामा क्यों करार दे रहे हैं, या हुकूमत कोई और खतरा या हीट महसूस कर रही है? अच्छा, आपने आप 2.5-3 मिनट हैं? जी जी सर, बिल्कुल है, बिल्कुल। कुछ मैं बात कर सकता हूँ उस हिसाब से? अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं डील के हिसाब से बात कर रहा था। डील असल में जिसको मैं डील समझता हूँ, और जिस डील से आपका मकसद है सवाल के अंदर, वो डील है जो कि मुक़तदरा और किसी सियासी पार्टी के बीच में, इससे आपका ताल्लुक है। इसको आप इजहार कर रही हैं कि क्या उस तरह की डील के बगैर कोई मुज़ाकरात मुमकिन है या नहीं। अगर मैं वही समझूं जो कि आपने सवाल में कहा है और उसी तक रहूं, तो मेरा जवाब ये होगा कि हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। वो इसलिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो बगैर किसी डील के मुज़ाकरात हुए थे, जिसके बाद एक रास्ता अपनाया गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में जब हुए थे। तो मुमकिन है। मेरी उम्मीद थी कि ये जो हुए हैं ये भी उसी नोयत के होंगे, ये उसी रास्ते पे और उसी एक जैसे कहते हैं ना कि एक होगा, उसके अंदर एक जोहद पैदा होगी कि हमें इस किस्म के मुज़ाकरात दोबारा करने चाहिए, क्योंकि हमारा निज़ाम, सियासी निज़ाम इतना बिखर गया कि हम सबको इकट्ठे एक जगह पे आना है। और उस वजह से पहला काम यह था कि पीटीआई के साथ मिलकर कोई मामला किया जाए। मेरी उम्मीद क्या थी, और ये 12 मैंने इसका जिक्र किया, कि हम रूल्स ऑफ द गेम आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे, और गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत सारी पार्टीज हैं, चाहिए कि उस तरफ दूसरी तरफ भी अब आ गई हैं अपोजिशन में बाकी पार्टीज, तो ये रूल्स ऑफ द गेम कुछ डिवाइस करें, एग्री करें और उसके बाद चलें। दूसरी बात, आगे का सफर कैसे तय करना है। जो हाइब्रिड का साबिका लग गया हमारे साथ, इसको हमने अब आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से आगे चलना है कि हम वाकई एक जमहूरी निज़ाम के तौर पे या जमहूरी हुकूमत के तौर पे समझे जाएं। बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर के इनके पास गौर करने के लिए वक्त है और मौका है। तीसरी बात, अदारों के बीच और अदारों के साथ किस किस्म का ताल्लुक क्रिएट रखना है हम सब ने, क्योंकि जब हम शॉर्टकट मार के पीछे से बैकडोर से जाते हैं अदारों के पास, तो फिर हम अपने ही किए हुए वादों की नफी करते हैं जो कि हमने इस तरह के मुज़ाकरात में किए थे। और चौथी जो चीज़ थी वो ये था कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक किस तरीके से वापस और साख कैसे वापस लेके आनी है। मुझे उम्मीद थी कि इन 4 चीज़ों पर, हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि जी गवर्नमेंट खत्म कर दी जाए, इलेक्शन करवा दिए जाए, इमरान खान को रिहा कर दिया, जो शॉर्ट टर्मिज्म है, कोता नजरी है, इस कोता नजरी के तहत अगर आप मुज़ाकरात करें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये जो 4 चीजें मैंने कही और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं इस तरह की, क्या ये एक पाकिस्तान के हक में बात आगे ले जाने वाला मामला नहीं है? पाकिस्तान के हक में जो बात है, क्या हम उसको पीछे छोड़ दें और अपने सियासी मफाद और अपने पार्टी मफादात और अपने शख्सी मफादात को लेकर आगे चलें तो ज्यादा बेहतर है? ये वक्त था साबित करने का कि आप इन तमाम चीजों से बालातर हैं और पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा। लगता है कि होने ना दिया जाएगा और ना हो रहा है, और यही हमारी बदकिस्मती है। तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे हुए? ये जो मुज़ाकरात का जो अमल है ये किस तरीके से शुरू हुआ? मुझे यूं लगता है कि कहा गया कि मुज़ाकरात कर लो। किस लिए? इसलिए कि ये जिस किस्म की इंतशारी और एहतजाजी सियासत है
क्या हम इसको मेन स्ट्रीम करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं? मसला पाकिस्तान का ये है कि हमें सिर्फ एक ही तरह की सियासत का पता है। दुनिया कहाँ से कहाँ और मुआशरे कहाँ से कहाँ चले गए, और जब मुआशरे जब बहुत आगे निकल जाते हैं तो उनकी सियासत भी आगे को बढ़ती है। मैं अब इससे ज्यादा इसलिए नहीं कुछ बात करूंगा क्योंकि अगर मैं वो यहाँ अपने टेलीविजन पे बात करूं तो वो कहा जाएगा कि हम पाकिस्तान में उसको भी उस चीज की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन जहां पर लिबरल और कंजर्वेटिव सियासत की बात होती थी, वहां के बाद एक और तीसरी किस्म की सियासत, पॉपुलिस्ट कह लीजिए, चले उसको मान लेते हैं, आसान लफ्ज है पॉपुलिस्ट कहना, तो वो उसको भी माना जा रहा है कि हाँ ये भी एक तरीका एस्टैब्लिश हो गया पॉपुलिज्म का दुनिया भर की सियासत के अंदर। तो बहरहाल ये चीज थी, तो ये कहा गया कि यार वापस इसको ले आओ, ये एजिटेशन, ये इंतशार, ये जो रोजाना जुलूस जलसे होते हैं, इससे बल्कि थोड़ा सा कोई सियासी इस्तेहकाम आए ताकि मुआशी तौर पर हम जिस रास्ते पे चले हैं हम इसको हासिल कर पाएं। दूसरी बात ये वजह हो सकती है कि हुकूमत ने महसूस किया हो कि इस वक्त तो मुज़ाकरात किसी और जगह पे जारी हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम किसी तरीके से खुद भी अपने मुज़ाकरात शुरू कर लें? कम से कम एक पर्दा तो रह जाएगा ना कि हमने भी मुज़ाकरात किए और हमारे मुज़ाकरात की वजह से ये मामला तय हुए। और क्या उससे पेशतर के वो कहीं और मामला तय हो जाए, हमारे साथ मामला बात बन जाए, तो फिर कम से कम उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि किसी और जगह पे गिव एंड टेक के बाद नुकसान हो सकता है। और फाइनली एक और चीज है कि ये भी कहा गया हो कि मुज़ाकरात कर लो, क्योंकि असल मुज़ाकरात तो कहीं और है। शेर सुन लीजिए, आप जल्दी में लग रही हैं, 7:24 हुए, अभी थोड़ा सा 1 आध मिनट लग जाएगा, 30 सेकेंड्स मोर। अच्छा, इब्ने इंशा ने कहा था, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। और अगला शेर है जो सुनने वाली बात है, वो ये है, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। कई दफा मुज़ाकरात पर्दों के लिए भी किए जाते हैं कि असल बात कहीं और हो रही है, मौजूद कोई और था, लेकिन तो क्या ये दिया जिससे कि पर्दा क्रिएट हो गया। पता नहीं किस किस का पर्दा है, मगर अगर ये मुज़ाकरात कहने पर हो रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लो, तो ना ये जमहूरियत को कुछ देंगे ना सियासत का भला करेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे साल पहले की तारीख को पीटीआई ने पार्लियामान में याद किया और क्या कुछ कहा, उस पर तज्जिया इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेट में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि 13 जनवरी के रोज तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना गया। ये दिन तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। इंतखाबात में आवाम से मैंडेट छीना गया। फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील किया गया। शिबली फराज के मुताबिक एक कठपुतली हुकूमत अवाम पर मुसल्लत की गई। उसके बाद न सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। सबसे बड़ी जमात और लीडर का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। पीटीआई उम्मीदवारों को मज़ाहिका खेज निशानात अलॉट किए गए। इस एक गैर आईनी काम की वजह से अवाम में आज तक इत्तेहाद नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 13 जनवरी को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे की तवील समाअत के बाद मुत्तफ़क़ा फैसला जारी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करके पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जिसके बाद पीटीआई बतौर सियासी जमात इलेक्शन से बाहर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त नाकाबिले समाअत थी। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िक़ा फैसला साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पढ़कर सुनाया, जिसमें करार दिया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार कबूल करने के बाद पेशावर हाई कोर्ट में उसी नौयत की दरखास्त नाकाबिले समाअत थी। इलेक्शन कमीशन 2021 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी इंतखाबात करवाने का कह रहा था। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के बारे में नहीं बताया गया था। आज सेनेट इजलास के मौके पर अपोजिशन की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए नारे भी लगाए गए। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान भी एहतजाज किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि ये वो नाअहल और नालायक हैं जिन्होंने कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। इनके खिलाफ तहकीकात होंगी, कानून का सामना करना पड़ेगा। लोगों से रसीदें मांगने वाले इनके लीडर की अपनी सारी रसीदें जाली निकली। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, 64 अरब रुपए का है। ये पैसा कौमी खजाने में नहीं बल्कि इमरान खान के दोस्त के खजाने में चला गया। चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। 64 अरब से कई अस्पताल और यूनिवर्सिटीज बन सकती थी। पार्लियामेंट में काफी ज्यादा कशीदगी रही, एक दूसरे पर तनकीद भी की जाती रही और भरपूर एहतजाज भी रहा। लेकिन जो सवाल उठाया शिबली फराज ने, वही हमारा सवाल है। सवाल इस तरह से, 13 जनवरी तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना गया, तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। ना सियासी इस्तेहकाम आया, ना मईशत बेहतर हुई। शिबली फराज का दावा कितना दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, साल बाद आज पीटीआई ने पार्लियामेंट में वही बात रखी जो उनसे निशान लिया गया था और कह रहे हैं कि तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। किसी तौर स्टेबिलिटी नहीं मिल सकी मुल्क को। दुरुस्त बात कर रहे हैं? बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं जी।
और जो मौका था उनके पास जानबूझ के उन्होंने ज़ाया किया, निशान लिया गया, क्योंकि वो साबित नहीं कर सके अपने मौक़िफ़ को अदालत में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया, पार्टी मौजूद रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रही, इलेक्शन हो गए, लोग मुंतखब हो गए, उनके पास चॉइस थी कि 72 आवर्स में पीटीआई के अंदर शामिल हो जाएं, क्योंकि सियासी जमात तो मौजूद थी। कौन नहीं गया उस सियासी जमात में? किसने रोका था? किसने साजिश तैयार की थी कि आप लोग ये फैसला नहीं कर सकते? पीटीआई को बैन तो नहीं किया गया था, पीटीआई को सियासी जमातों की फहरिस्त से खारिज नहीं किया गया था। वो जो बात थी निशान वाली, वो एक टेक्निकल चीज़ थी, वो एक कानून की खिलाफ वर्जी थी। वो कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन का था, और आप 2 अदालतों में चले गए, लाहौर में भी चले गए और पेशावर में भी चले गए। फिर आपने एक फैसला करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का फैसला कर दिया। मेरा ये सवाल है कि अगर आप इतनी संजीदा थे और हैं आज भी, तो मेरे सवाल का जवाब दें कि आप पीटीआई में क्यों नहीं गए? पीटीआई तो मौजूद थी। तो ये खेल किसके कहने पे आपने किया? ये जो आज सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में मौजूद है, इसकी वजह आपका वो फैसला है कि आपने पीटीआई को चॉइस के तौर पे नहीं लिया। या चैलेंज करें मेरी बात को कि आपको मना किया गया था कि आप पीटीआई में नहीं जाएंगे। किसने मना किया होगा? वही करना चैलेंज, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ये जो कोई जमात के लोग अपनी जमात में क्यों नहीं जाना चाहेंगे? मुझे नहीं, यही मेरा सवाल है। दिस इज माई क्वेश्चन। उनको 1 साल के बाद शर पैदा करने के मौका मिलना चाहिए था। मेरा सवाल तो शर में है ही नहीं। पीटीआई वाज ए पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई इज ए पॉलिटिकल पार्टी ऑन द इलेक्शन कमीशन के हवाले से बिल्कुल जमात है। क्या पता उन्हें कोई फियर हो कि निशान लिया है, पता नहीं जमात के साथ क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक सवाल है कि जब पीटीआई थी तो आप बजाय सुन्नी जमात में या इधर जाने के उधर जाने के, फैसला ना करने के, 6 को उधर रखने को, 6 को उधर रखने के, आप पीटीआई में क्यों नहीं गए? ठीक हो गया। इस सवाल का जवाब दें। आपने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया पाकिस्तान में, जो अभी भी मौजूद है, और इसके जिम्मेदार आप हैं। हसन निसार साहब, गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा और आज भी खालिस नौयत के कानूनी और अदालती मामलात चल रहे हैं, मगर उसमें मजहबी टच डाला जा रहा है। जो पीटीआई की तरफ से गुज़िश्ता रोज भी गुफ्तगू हुई, या अलकादिर वाले मामले को लेकर भी आज भी जितनी गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर भी की, क्या सिर्फ पीटीआई ही मजहबी टच देती है? आपके तो मुल्क का है मजहबी टच। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, भले तीनों में से कोई चीज़ ना हो तो टच, ये कौन सी बात है? वो एक कायदे आज़म जैसी शख्सियत कोई नहीं है, बाकी तो बहुत सारे लोग जो दाढ़ियों के साथ इसकी मुखालफत करते रहे। ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन बहरहाल मैं रखूँगा आपके सवाल तक जी कि शिबली फराज का दावा कितना दुरुस्त है। तो बदकिस्मती से शिबली फराज का दावा अपने वालिद अहमद फराज की शायरी की तरह दुरुस्त और ख़ूबसूरत है। आज का पाकिस्तान और उसके हालात इसकी सबसे बड़ी गवाही हैं। फिनिश्ड। और मुझे कुछ नहीं कहना। चलें जी, फिर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से तो शहजाद चौधरी साहब और रज़ा रूमी साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं शिबली फराज जो अपोजिशन में के लीडर हैं। उन्होंने जो आज दावा किया है, शहजाद साहब, एक बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान ले लिया गया। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी 90 की दिहाई से जैसी मुनाफरत की सियासत को देख चुके थे, समझ चुके थे। क्या इन जमातों को अब इस तरह की रवायात की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए या हौसला अफजाई करनी चाहिए? देखिए, एक तो मैं शिबली फराज से 200% एग्री करता हूँ। बिल्कुल जो उसने कहा 100% दुरुस्त कहा। दूसरा, ये जो फैसला था इंतखाबी निशान ले लिए जाने का एक पार्टी से, एक ऐसी पार्टी जो कि इलेक्शन में जा रही थी, एक बदकिस्मत फैसला था। ये एक धब्बे के तौर पे हमारे इंसाफ की तारीख के ऊपर हमेशा रहेगा, इस कानून के इदारे के ऊपर। बदकिस्मती है हमारी। इससे एतमाद
जो इंसाफ का निज़ाम है उसके उस पे एतमाद को ठेस पहुंची, और पता नहीं कितनी देर लगेगी उसमें से निकलते हुए। इससे पहले भी गलत फैसले हुए, ये उन्हीं के साथ गिना जाएगा। अच्छा, लेकिन इसके अंदर भी एक हल्की सी एक उम्मीद की किरण थी, और उम्मीद की किरण क्या थी कि जो रास्ते मुश्किल बनाए गए, एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स को डिसफ्रेंचाइज करने की कोशिश की गई, उनके लिए रास्तों के अंदर मुश्किलात क्रिएट की गई, उसके बावजूद उन्होंने अपना रास्ता ढूंढा और अपनी सियासी सोच और सियासी अमल के थ्रू अपनी जो उनकी विल थी उसका इजहार किया। हम इंतखाबी अमल की बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि उसके बाद उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन क्यों ना किया। वो बेशक उनकी गलती हो सकती है उन लोगों की जो कि इलेक्ट हो गए उसके बावजूद कि उनके रस्तों को मसदूद किया गया और मुश्किल किया गया, उनको मिल जाना चाहिए था। और ये जो सियासी गैर इस्तेकाम है ये उस वजह से नहीं है कि वो पीटीआई में ज्वाइन नहीं, वो आज भी एक ग्रुप की शक्ल में आए, जो मर्जी नाम दे दें उनको, तो वो मेरे ख्याल में वो वजह नहीं बनती है। लेकिन एक चीज जो वजह क्या बनती है, इसकी मिसाल मैं अमेरिका से लेता हूँ। देखिए वहां की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप कोई बहुत फेवरेट है अमेरिका के अंदर। बहुत सारे लोग इस वक्त उतने ही परेशान हैं जितने कि किसी और जगह पे शायद किसी भी पॉपुलिस्ट के ऊपर आने से परेशान हो सकते हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए कि 20 जनवरी को ट्रंप को हैंड ओवर ना किया जाता, हालांकि उसकी इतनी मेजॉरिटी है, कांग्रेस पूरी की पूरी ले गया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ले गया, तो ये है वो अमल कि अगर वो ना दिया जाए, पावर हैंड ओवर की जाए उसको, तो उससे एक इस्तेहकाम क्या, उसके इतना गैर मुस्तहकम हो जाएगा अमेरिका, उसका अमल इतना गैर मुस्तहकम हो जाएगा कि उसका मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग जाएगा। तो ये वजह होती है कि क्यों सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पाता। तो जब भी किसी किस्म के अंदर बार बार कहा जाता है कि जब भी इस किस्म का सवाल पैदा हो जाए, कनाडा में क्यों ट्रूडो ने कहा कि मैं अब छोड़ता हूं और इलेक्शन फौरन किए जाएं, जर्मनी में क्यों उन्होंने कहा कि इलेक्शन फौरन कर दिए जाएं, हम अपनी टर्म से पहले खत्म करते हैं चीजों को, या ये वो मुआशरे हैं जो कि उस रास्ते पे जो कि अकल और सोच और समझ के हिसाब से और सियासी फहम के हिसाब से फैसले करते हैं। बहरहाल तो इसलिए वो बिल्कुल ठीक कहता है शिबली फराज कि जो उसने कहा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पाया और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है। माशी के ऊपर एक सवाल जरूर उठता है, शुरू के दिन है, अर्ली डेज जिसे कहा जाता है, तो अभी तो इशारे ठीक कर लग रहे हैं, लेकिन आगे जाके क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं उसका ताल्लुक IMF के रवैये से है, उसका ताल्लुक किससे है कि हम अपनी तरीकों को बदलते हैं कि नहीं बदलते, हम वो रिफॉर्म लेके आते हैं कि नहीं आते, और क्या हम जो जिससे मईशत को अपने पांव पे खड़ा करना चाहिए, ये जो होता है ना ऊपर से दे दे के बांट के पैसे इधर उधर बांट दो और लोगों को समझो कि बड़ा अच्छा हालात हो गए हैं, इससे हालात ठीक नहीं होते। प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है, ग्रोथ आती है माशरे में, उसके बाद बेहतर हालात होते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर के लिए अभी बहुत सारा सफर पड़ा है, तो देखा जाएगा आगे चल के कि मईशत भी संभल पाती है कि नहीं। फिलहाल इशारे ठीक है मैक्रो लेवल के ऊपर, लेकिन इसका फायदा नीचे आते आते वक्त लगेगा। दुरुस्त है। रजा रूमी साहब, 13 जनवरी 2024 के फैसले को पीटीआई स्याह फैसला करार देती है तो मुस्लिम लीग नून इंसाफ की फतह कहती है। मुस्तकबिल का मुअर्रिख सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे तहरीर करेगा? योसे देखिए, ये फैसला था तो बहुत कंट्रोवर्शियल, और यकीनन लोगों की ये तवक्को अजीबोगरीब होती है कि जब टेक्निकल और कानूनी बुनियादों के ऊपर फैसला दिया जाए तो ये तवक्को होती है कि जी सियासी फैसला है। जब सियासी फैसला देते हैं जज तो वो कहते हैं जी कानून अप्लाई नहीं हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर मेरे ख्याल से उनके करियर के ऊपर यही सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए कंट्रोवर्सी रही, और शायद रहेगी भी इसी फैसले की वजह से। मगर बात यह है कि इस फैसला जो हो गया सो हो गया, ये अब इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो मामलात उस प्रोसीडिंग्स में उठाए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही मंशूर की और अपने ही जो आइन है उसकी पासदारी ना की, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना करवाए, मुख्तलिफ कागजात और डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं की और बार बार उनसे तलब की गई, बार बार उनसे मांगी गई, तो क्या इतने अरसे के बाद 1 साल में उन्होंने उसके ऊपर तवज्जो दी है? बैरिस्टर गौहर उनके चेयरमैन हैं, खुद माहिर कानून है, उनके सेक्रेटरी जनरल एक माहिर कानून है, लॉयर्स की फौज जफरे मौज पार्टी के अंदर मौजूद है, तो कम से कम अब तो मामला ठीक कर लेना, अगला इलेक्शन भी आना है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें बार बार ये तो सियासतदानों का काम होता ना कि पीछे मुड़ मुड़ के बार बार उसको ये दोहराना उस बात को। क्या हुआ उस फैसले से? क्या पीटीआई का वोटर घर बैठ गया? नहीं। कि कितनी बड़ी तादाद में निकले, 100 के करीब नशिस्तें उन्होंने इन तमाम तर रुकावटों और तमाम तर इल्जामात जो धांधली के लगे उसके बावजूद ले ली। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बना ली, पंजाब में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और उन्होंने परफॉर्मेंस जो है उनकी बहुत अच्छी रही। नामसायद हालात के बावजूद, टकराव और मुक्तदरा से नाराजगी के बावजूद
मगर सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने खुद अपनी पार्टी के लिए क्या किया है। वो जो मेस, एक पेंडोरास बॉक्स खुला था, मान भी लीजिए कि काजी फायज ईसा का फैसला सरीहन गलत था और स्याह फैसला था, वॉट, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को जदीद बुनियादों पर, जमहूरी बुनियादों पर दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया है? नहीं। और दूसरी ये बात है कि उनका तो दावा कि वो बाकी पार्टी से मुख्तलिफ है, बाकी तो डायनेस्टीज है, खानदानों की जागीरें हैं और गैर जमहूरी पार्टियां हैं वगैरह वगैरह। तो बात यह कि फिर आप करके दिखाइए ना, आप मुख्तलिफ बन के दिखाइए ताकि आप एक नई रवायत और नई रीत डाल सकें। ये नहीं हो सकता कि आपका भी वही रवैया हो, वही आपके कारनामे और करतूत हों और आप ये समझे कि हम दूसरों से अफजल और बरतर हैं। ऐसा नहीं होता, ना सियासत में और ना ही माशरत में। और यही मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर गौर ख़ौस करना चाहिए कि आखिर उस केस के दौरान जो प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें जो दलाइल आए, जो कोर्ट ने सवालात पूछे, आज उन्होंने उसको किस हद तक एड्रेस किया है या नहीं। मेरे ख्याल से आप भी जानती हैं, नाज़रीन भी जानती हैं, हमारे दोस्त जो हम यहाँ मौजूद हैं वो भी जानते हैं, उनकी सारी तवज्जो रही है कि डी चौक को कैसे फतह करना है, बार बार महमूद गजनवी ने कैसे हमला आवर होना है, बस इसके अलावा कुछ आगे बात नहीं बढ़ी। सही हो गया जी। गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे। 13 जनवरी जिसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम सियाह कहती है, जिस बात पर वो 13 जनवरी हुआ था, क्या पीटीआई ने अपना घर इन ऑर्डर कर लिया है? गुफ्तगू पहुंची कि नहीं, मामला वहीं का वहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सिर्फ बात करें और अमल ना करें। अपना घर भी इन ऑर्डर करने की जरूरत है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।